ललिता मुक्त हो गई, लेकिन उस रात रीना को पता चला आहट कभी खत्म नहीं होती। ललिता की आत्मा को आजाद किए हुए सिर्फ 7 दिन हुए थे, लेकिन उस रात रीना ने फिर से वही आहट सुनी। चारों ने मिलना तय किया। रीना का घर, रात। सब ने अपनी अपनी बात बताई। कमरा खामोश हो गया जब सब सुन चुके थे। फिर रीना ने कहा, ललिता ने कहा था कि उसका जिस्म वहां दफन है, राख के नीचे। हमने हवेली जलाई, लेकिन उसकी हड्डियां अभी भी वहां हैं। मतलब? अंकित ने पूछा। मतलब? अरविंद ने कहा। हाथ कांप रहा था, लेकिन आवाज में ऑफिसर वाली लकीर थी। जब तक उसकी हड्डियां वहां हैं, वो मुक्त नहीं होंगी। तो? मास्टर अनिरुद्ध ने पूछा। रीना ने सबकी तरफ देखा। हमें वापस जाना होगा। खामोशी। फिर अंकित ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने उसकी आवाज सुनी? उसने कहा था जो सच जानता है वो आहट से नहीं बच सकता। हम सच जान चुके हैं, हम पहले से नहीं बच रहे। अगर वापस गए तो? अगर नहीं गए तो ये हमेशा चलेगा, रीना ने कहा। रोज रात, रोज आहट, रोज वो निशान, रोज वो सपने। हम जिंदा रहेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं रहेगी। सब चुप रहे। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की की चटखानी अपने आप खुल गई और बाहर से धीरे धीरे आहट आई। सबने एक साथ सुना। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, सीधा उनके घर की तरफ। रीना ने खिड़की बंद की। कल रात जाना होगा। अगली रात करीब 11 बजे चारों वापस भैरवपुर में थे। आहट पास आती रही। मास्टर ने किताब खोलनी चाहनी, हाथ कांपे, फिर भी खोली। और तभी राख के ऊपर वो साया उभरा। पहले धुंधला, फिर साफ, फिर इतना साफ जैसे कोई इंसान खड़ा हो। काली साड़ी, बिखरे बाल, लेकिन चेहरा? इस बार चेहरा था, और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। रीना ने देखा, ये डर नहीं था चेहरे पर, ये तकलीफ थी। सालों की, दहाइयों की, सदियों की तकलीफ। तुम आई? ललिता की आवाज आई, धीमी, थकी हुई। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे। हम आए हैं, रीना ने कहा, तुम्हें मुक्त करने। ललिता की आंखें गहरी, हरी, दर्द भरी रीना पर टिकी रहीं। मेरे पति ने मुझे यहां दफन किया था, जिंदा। मेरी चीख कोई नहीं सुना, मेरी आहट कोई नहीं पहचाना। 100 साल से मैं यहां हूं, चीखती रही, चलती रही, कोई नहीं आया। हम आए हैं, अंकित ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मेरे पति ने कहा था इस हवेली की दौलत मेरी है। वो चाहता था कि मैं मर जाऊं। मुझे जिंदा दफन करके वो शहर चला गया, नया घर बनाया, नया परिवार, और मैं 100 साल यहाँ। खामोशी। फिर ललिता ने कहा, मैं डराना नहीं चाहती थी तुम्हें, मैं सिर्फ सुनी जाना चाहती थी, समझी जाना चाहती थी। मेरी आहट ये डराने के लिए नहीं थी, ये पुकारने के लिए थी। किसी को, किसी भी को, जो सुने, जो आए, जो मेरी हड्डियों को जमीन से निकाले। नदी पहुंचे। पानी बहता था, ठंडा, साफ, रोशन, चांद की रोशनी में चमकता हुआ। रीना ने दुपट्टा पानी के ऊपर बिछाया। हड्डियां एक एक करके पानी में उतारी गईं। मास्टर मंत्र पढ़ता रहा, धीमी, गहरी, पुरसुकून आवाज में। और जब आखिरी हड्डी पानी में गई, एक रोशन लौ उभरी नदी के ऊपर, सफेद, नरायम, ठहरी हुई। ललिता का चेहरा उस लौ में पहली बार इतना सुकून से भरा था। दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, खुन्नस नहीं, बस सुकून। 100 साल बाद। ललिता की आवाज अब धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। कोई सुना, कोई आया, शुक्रिया। लौ फैल गई, नदी के पानी पर बिखरी, फिर धीरे धीरे बुझ गई। खामोशी, गहरी, सच्ची, मुकम्मल खामोशी। अंकित ने रीना का हाथ पकड़ा। दोनों की आंखें भरी थीं। अरविंद ने अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली हिलाई, सीधी, बिल्कुल सीधी, पहली बार हफ्ते बाद। मास्टर ने किताब बंद की, एक लंबी सांस ली। चारों वापस चले, और इस बार पीछे से कोई आहट नहीं आई। 3 दिन बाद भैरवपुर में जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी। रघु, जो पागल हो गया था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। सविता, जो चीखती थी रातों को, चैन की नींद सोने लगी। मास्टर अनिरुद्ध स्कूल वापस गया। डीसीपी अरविंद ने फाइल में लिखा, केस रिजॉल्व्ड। रीना शहर वापस आ गई, अपने कमरे में, अपनी किताबें, अपनी चाय, अपनी खिड़की से बाहर का नजारा। रात को सोती थी और नींद आती थी। 1 हफ्ते बाद रात के 2 बजे
रीना उठी, पानी पीने उठी, गिलास उठाया, पानी पिया। गिलास रखते वक्त किचन की खिड़की से बाहर देखा। What is that? No, get it!